नमस्कार, मैं परमवीर सिंह। हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ। बीता हफ्ता बिहार में 4 बड़ी तस्वीरें लेकर आया। एक तस्वीर थी अदालत में रोते हुए सांसद की, दूसरी तस्वीर थी बिहार विधान परिषद में फिसलती हुई भाषा की, तीसरी तस्वीर थी सड़कों पर घुसते इनकाउंटर की गोलियों की और चौथी तस्वीर थी विधानसभा में पेश हुए बिहार के इतिहास के सबसे बड़े बजट की। चारों तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन चारों एक ही सवाल की तरफ इशारा करती हैं। क्या बिहार में कानून सबके लिए बराबर है? क्या लोकतंत्र में मर्यादा बची है? और क्या लोक लुभावन वादों से राज्य की अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं बढ़ रहा? राजनीति में समय से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता। आज जो मंच पर हंसता है, कल वही अदालत में खड़ा होकर रहम की गुहार लगा सकता है। कहते हैं ना, समय के फेर में शेर भी ढेर हो जाला। आपको याद होगा कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव एक वीडियो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाते दिखे थे। रोने की एक्टिंग, तंज और राजनीतिक कटाक्ष। सदन में ऐसा रो रहा था जोगी हम लोग के सामने। लेकिन अब तस्वीर बदली हुई है। 31 साल पुराने केस में गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेशी के दौरान वही पप्पू यादव जज के सामने फूट फूट कर रोते दिखे, गुहार लगाते हुए कि हुजूर बचा लीजिए, जेल के अंदर मेरी हत्या हो जाएगी। भोजपुरी में कहावत है कि जौन बोइबो उहे कटबो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पिछले 4 दिनों में 3 बार पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हर बार सुनवाई टली, हर बार सुरक्षा बढ़ी और हर बार मामला लटक गया। दूसरी तरफ बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बहस के दौरान मुख्यमंत्री का एक वाक्य, ये जो लड़की है, बस यही सब पूरे सदन में गूंज गया। बुजुर्ग कहते हैं कि कुर्सी ऊंची होके तो जुबान पर और ही नाप के चले के चाहे। ये कोई काम की है? ये लड़की है, इसके जो वो हट गए कुछ दिन के बाद तैसी को बना दिया। तीसरी बड़ी बहस है इनकाउंटर की। नई सरकार बनने के बाद 83 दिनों में 10 बड़े इनकाउंटर हुए हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि घायल हुए अपराधियों में करीब 60% यादव समुदाय से है। और चौथी तस्वीर है बजट की। 3,47,000 करोड़ का सबसे बड़ा बजट, लेकिन साथ में बढ़ता कर्ज 3,74,000 करोड़। महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का वादा, लेकिन खजाने में पैसे की कमी। कहा जाता है कि जितना चादर उतने पांव पसारे के चाहिए। शायद यह बात बिहार की सरकार को समझ नहीं आ रही। आज की साप्ताहिक रिपोर्ट में इन चारों तस्वीरों को जोड़कर देखेंगे। अदालत में रोती राजनीति, सदन में फिसलती भाषा, सड़क पर घुसते इनकाउंटर के सवाल और खजाने में बढ़ता कर्ज का बोझ। क्योंकि लोकतंत्र में ताकत से ज्यादा जरूरी है विश्वास और विकास से ज्यादा जरूरी है आर्थिक अनुशासन। 6 फरवरी की आधी रात को पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला 1995 का बताया गया। गर्दनीबाग थाना में दर्ज केस में आरोप था कि मकान किराए पर लिया गया, लेकिन उसका इस्तेमाल सांसद कार्यालय के रूप में हुआ। इस मामले में पप्पू पहले से जमानत पर थे। हाँ, तारीखों पर हाजिर नहीं हो रहे थे। 16 अक्टूबर 2025 को गैर जमानती वारंट जारी किया गया। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद करीब 4 महीने तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान विधानसभा चुनाव हुए। पप्पू यादव प्रचार में सक्रिय रहे। नामांकन, रैली, भाषण सब चलता रहा। पुलिस खामोश रही। फिर 11 जनवरी 2026 को नीट छात्रा की मौत होती है और पप्पू यादव पुलिस और सरकार पर खुलकर सवाल उठाने लगते हैं। पटना से दिल्ली तक बयान देते हैं और उसके बाद आधी रात की गिरफ्तारी। कहते हैं सोया बाघ अचानक तब जागे जब सामने शिकार दिखे। क्या यह महज कानूनी कार्रवाई थी या समय का चुनाव भी अपने आप में एक संदेश था? 10 फरवरी को कोर्ट ने 31 साल पुराने केस में जमानत दे दी, लेकिन उसी दिन पटना पुलिस 2 नए केसों में न्यायिक हिरासत मांग लेती है। नतीजा यह निकला कि जमानत के बावजूद पप्पू यादव बेऊर जेल से बाहर नहीं आ सके। इस बीच बीते 4 दिनों में 3 बार पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। अब सवाल और गहरा हो जाता है, क्या यह महज संयोग है या सुनवाई टालने की कोई साजिश? कहते हैं जहां बार बार धुआं उठे वहां कुछ तो सुलगेला जरूर।
लोकसभा चुनाव 2024 के हलफनामे के मुताबिक पप्पू यादव पर 41 केस पेंडिंग है, जिसमें 28 सिर्फ पटना में है। सवाल यह है कि क्या यह सब महज कानून का पालन है या कानून और राजनीति का कॉकटेल। यह सिर्फ एक नेता की गिरफ्तारी नहीं है, यह बिहार की राजनीति में कानून और शक्ति के समीकरण की कहानी है। और जनता पूछ रही है, कानून सबके लिए बराबर है या वक्त देखकर लागू होता है। बजट सत्र का 5वां दिन, विधान परिषद में माहौल पहले से ही गर्म था। आरजेडी एमएलसी ने कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। दरभंगा में 6 साल की बच्ची के रेप और हत्या का मामला उठाया गया। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने सीधे मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी। सदन में नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगने लगे और तभी मुख्यमंत्री अपनी सीट से उठे और कहा, ये जो लड़की है, बस यही सब पूरे राजनीतिक विमर्श को बदल गया। सरकार आई है 2005 में, तो एक एक चीज देख लिया, हर चीज को जानते हैं। ये कोई काम की है? ये लड़की है, इसके जो वो हट गए, कुछ दिन के बाद 23 को बना दिया। ये लोग कोई काम चीज है? ये लोग आई 3 को बोल रही है, सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक वो लोग किसी महिला को बढ़ाया है और आज तक कभी कोई काम किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है और हम लोगों की सरकार के द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है। 5 दिन पहले ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री ने तुम बच्चा हो, बैठो बैठो कहकर संबोधित किया था। अब विधान परिषद में राबड़ी देवी को लड़की कहा गया। गांव में कहावत है, बोली के चोट सीधा दिल पे लागेला। राजनीति में बहस हो सकती है, तीखे शब्द भी हो सकते हैं, लेकिन पद की गरिमा भी कोई चीज होती है। जब मुख्यमंत्री विपक्ष के नेताओं को बच्चा और लड़की कहकर संबोधित करते हैं तो सवाल उठता है कि क्या यह राजनीतिक रणनीति है या आवेश में संतुलन का खो जाना। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए। यह बयान भी अपने आप में गंभीर और विवादित है। दिलचस्प बात यह है कि आज के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री की सेहत पर सवाल उठाए थे, हेल्थ बुलेटिन जारी करने की मांग की थी। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी समय समय पर मुख्यमंत्री की सक्रियता को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह नीतीश कुमार जी ने कहा कि सवेरे मेरे को पता चला कि मैंने क्या बोला था कल, अब तो ये स्थिति हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। और मेडिकल चेकअप यदि 12 घंटे के बाद किसी मुख्यमंत्री को ये पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूं, इससे बड़ा शर्मसार क्या हो सकता है। हमारे तरफ कहावत है, कुर्सी ऊंचा होके तो जुबान और ही नाप के चले के चाहे। लोकतंत्र में विपक्ष सवाल पूछेगा, सत्ता जवाब देगी, लेकिन जब बहस व्यक्तिगत टिप्पणियों तक पहुंच जाए तो लोकतंत्र कमजोर होता है। यह मामला सिर्फ एक शब्द का नहीं है, यह उस राजनीतिक संस्कृति का है जो आने वाली पीढ़ी देख रही है। बुधवार को सदन के बाहर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने एक गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अपराधी हर जाति में है, लेकिन कार्रवाई एक खास जाति और धर्म के खिलाफ हो रही है। यह बयान हल्का नहीं है, यह सीधे सीधे बिहार पुलिस और सरकार की नीयत पर सवाल है कि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं और सरकार को कुछ करने का भीतर से मन भी नहीं। और जिस सरकार में बच्चियों के साथ बलात्कार हो, महिलाओं के साथ बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या हो और हत्यारा पकड़ा नहीं जाता है, तो ये सरकार अपने से कहती है कि हम सुशासन बाबू की सरकार है। न कोई फंसाता है, न कोई बचाता है। इस तरह की बातें हो रही है। और इस सूबे बिहार में हम अपराधी के खिलाफ हैं, लेकिन एक ही जाति के लोग अपराधी नहीं है। हर जाति में अपराधी है, तो केवल एक जाति के अपराधी को ही क्यों गोली मारी जा रही है, ये पूछना चाहते हैं सरकार से। और बिहार की जनता भी जानना चाहती है। एक
जाति और एक धर्म के लोगों को ही केवल अपराधी क्यों घोषित कर रहे हैं आप? हम अपराधी के खिलाफ हैं, अपराधी के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हर जाति में अपराधी है। बगल में बाढ़ है, मोकामा है, कई और जगह हैं जहां अपराधी दिन दहाड़े लोगों की गोलियां मार रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या बिहार पुलिस जाति देखकर इनकाउंटर कर रही है? नई सरकार बनने के बाद 83 दिनों में 10 बड़े इनकाउंटर हुए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक घायल हुए अपराधियों में करीब 60% यादव समुदाय से बताए जा रहे हैं। अब विपक्ष इस आंकड़े को आधार बनाकर सवाल उठा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का जवाब साफ है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। हम बिहार के लोग कितना मेहनत कश है, हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं और अपने सम्मान से समझौता नहीं करते हैं। और बिहार के लोग एक बिहारी 100 पर भारी। हम बिहारी की क्षमता को, संस्कार को, स्वाभिमान को ललकार नहीं सकता है। हमारे बिहार के लोग बिहार के बाहर अन्य राज्य में भी इतनी मेहनत कश होते हैं कि अन्य राज्य के उनके ऐसे ऐसे मंत्री जो दिन में या रात में नवाला खाते हैं ना, तो बिहारी के पसीना का वह उसमें से पसीना का जो गमक आता होगा। इसलिए वैसे लोग को शर्म करना चाहिए। बिहार जो है आज वह बिहार है जो सशक्त बिहार बन चुका है, मजबूत बिहार बन चुका है। अब बिहार के लोग जो है अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं। उस प्रकार का बयान एक किसी भी मंत्री को, जो मंत्री की थोड़ा सा भी सामाजिकता का ज्ञान हो, देश के संस्कार का ज्ञान हो, उसको इस प्रकार का बयान से बचना चाहिए। सरकार ने 1419 माफियाओं की पहचान की है। 70 की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार का दावा है कि कार्रवाई अपराध के आधार पर है, जाति के आधार पर नहीं। यह बहस सिर्फ इनकाउंटर की नहीं है, यह बहस भरोसे की है। अगर कार्रवाई निष्पक्ष है तो उसे पारदर्शी भी दिखना चाहिए। क्या सरकार विस्तृत डेटा सार्वजनिक करेगी? क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनिंदा कार्रवाई कर रही है। सत्ता पक्ष कहता है यह अपराधियों के खिलाफ युद्ध है। बीच में खड़ा है आम आदमी जो चाहता है कानून सख्त हो लेकिन निष्पक्ष भी हो। वो कहते हैं ना, डंडा सब पर बराबर चले तभी गांव में चैन रहे। यह मुद्दा संवेदनशील है क्योंकि जब कानून व्यवस्था पर जाति का साया पड़ने लगे तो समाज का भरोसा डगमगाने लगता है। अब देखना यह है कि क्या सरकार आंकड़ों से जवाब देगी या यह बहस सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप में उलझी रहेगी। अब जाते जाते बिहार बजट की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि राज्य की आर्थिक सेहत को समझना उतना ही जरूरी है जितना सियासी नाटक को देखना। 3 फरवरी को वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। पिछले साल के मुकाबले करीब 30,000 करोड़ रुपए ज्यादा। सुनने में तो ये बेहद शानदार लगता है, लेकिन असली सवाल यह है कि इस बजट में बिहार का अपना पैसा कितना है और कर्ज कितना बढ़ा है। बिहार की कुल अपनी टैक्स आमदनी करीब 65,800 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बाकी पैसा कहां से आएगा? केंद्रीय करों का हिस्सा करीब 1,58,000 करोड़, केंद्र सरकार की ग्रांट करीब 51,895 करोड़, यानी बजट का 74% हिस्सा केंद्र से आता है। अब बात करते हैं कर्ज की। बिहार का कुल बकाया कर्ज 31 मार्च 2025 तक 3,74,134 करोड़ रुपए था। यह राज्य के GSDP का 37.7% है। हमारे तरफ कहावत है कि उधार लेके चलावल घर एक दिन ढह जाला। अब सवाल यह है कि पिछले 5 सालों में यह कर्ज कितना बढ़ा। देखिए आंकड़े। 2020-21 में बिहार का कर्ज से GSDP का अनुपात 34.3% था। 2021-22 में यह 32.3% पर आ गया था। 2023-24 में बढ़कर 37.8% हो गया। 2024-25 में 37.7% पर है। यानी कोविड के बाद से कर्ज की रफ्तार तेज हुई है। सिर्फ इस साल बिहार ने 55,737 करोड़ रुपए उधार लिया। प्रति व्यक्ति कर्ज की बात करें तो हर बिहारी के सिर पर करीब 27,700 रुपए से ज्यादा का कर्ज है। राज्यों को अपने GSDP के 40% तक कर्ज लेने की इजाजत है। बिहार पहले से ही 37.7% तक पहुंच चुका है, यानी गुंजाइश बहुत कम बची है कि आगे
कर्ज और मिलेगा। अब बात करते हैं लोक लुभावन वादों की। चुनाव से पहले सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की, जिसमें 1,56,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। अब सवाल यह है कि बाकी 2 लाख रुपए तक की मदद कैसे दी जाएगी। अर्थशास्त्री कहते हैं कि यह संभव नहीं है। अगर 1,40,00,000 महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए जाए तो करीब 2,80,000 करोड़ रुपए चाहिए। सिर्फ 1 करोड़ महिलाओं को देने के लिए भी 2 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। तो भोजपुरी में कहते हैं जितना चादर उतने में पांव पसारे के चाहिए। बजट में अच्छी बातें भी हैं। शिक्षा को 68,216 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा आवंटन मिला है। स्वास्थ्य को 21,270 करोड़ का और पूंजीगत खर्च के लिए 63,455 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोक लुभावन वादों का बोझ बिहार की अर्थव्यवस्था पर भारी नहीं पड़ेगा। महिलाओं को 10,000 रुपए देने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब 2 लाख का वादा किया जाता है और उसे पूरा करने के लिए पैसे नहीं है तो यह सिर्फ जुमला बन जाता है। बिहार को विकास की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, बुनियादी ढांचे की जरूरत है, लेकिन अगर राज कर्ज के दलदल में धंसता जाएगा तो किसी भी वादे को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। तो यह रहा इस हफ्ते का साप्ताहिक रिपोर्ट। 3 तस्वीरें, 3 सवाल और बजट की असलियत। अदालत में रोती राजनीति, सदन में गिरती मर्यादा, सड़क पर जाति के सवाल और खजाने में बढ़ता कर्ज। बिहार की असली समस्याएं क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, या फिर यह सियासी नाटक जो हर हफ्ते नया रंग दिखाता है? आप खुद तय कीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।